नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया। मोदी सरकार पिछले साल कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 कानून लेकर आई थी, लेकिन कई किसान संगठन इस कानून का लगातार विरोध कर रहे थे। पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से अपील की। पीएम मोदी ने कहा, मैं आंदोलन कर रहे किसानों से गुरु पर्व के मौके पर अपील करता हूं कि आप अपने अपने घर लौट जाएं, आप खेतों में लौटे, परिवार के बीच लौटे। आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं और मैं तीनों कृषि कानून को वापस लेता हूं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मोदी सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि अहंकार से चूर सत्ता द्वारा 3 काले कानून जो किसानों का गला घोट रहे थे, उनको वापस ले लिया गया है। हरीश रावत ने कहा है कि यह किसान भाइयों के संघर्ष की जीत है। ये उन 1000 का करीब शहीदों की जीत है जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए ताकि उनको विजय हासिल हो सके। हरीश रावत ने किसानों को बधाई दी है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की विजय माना है। साथ हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु पर्व के दिन ऐलान किया है तीनों कृषि बिल वापसी का। हरीश रावत जी से समझते हैं आखिर ये क्या रणनीतिक रूप से और राजनीतिक रूप से इसके क्या मायने होंगे। रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये स्पष्ट हो मोदी सरकार की और उसके साथ जुड़े हुए अहंकार की हार है और स्पष्ट तौर पर किसानों की और लोकतंत्र की जीत है। इसके से एक बात स्पष्ट होगी कि सत्ता कितनी ही अहंकारपूर्ण हो, उसको जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ता है। और किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय दबाव था और 700 के करीब किसानों ने अपना बलिदान दिया है और उस बलिदान की ये जीत है और प्रतिपक्ष की भी जीत है। प्रतिपक्ष ने एकजुट होकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रभावी तरीके से इसको उठाया और एज कांग्रेसमैन मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे नेता प्रतिपक्ष के पहले नेता थे जिन्होंने इन तीनों कानून को काला कानून करार दिया था और पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से 3 दिन जनभावना को अभिव्यक्ति दी थी। रावत जी, पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का फैसला, जो सरकार अभी तक अड़िग थी वो एकाएक आके क्षमा भी मांग रही है, कानून भी वापस ले रही है, तो क्या चुनाव से पहले भी ये कोई भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है? आप इसे कैसे देखते हैं? स्ट्रेटेजी कुछ भी हो, लेकिन 700 लोगों के बलिदान की कीमत पर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और आप वाहे गुरु के बंधु को तो बलिदान देने के लिए बाध्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वाहे गुरु को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि समर्पण है। तो ये शब्दों का जाल है। अपने लोगों के साथ आप शब्दों का जब फरेब करते हैं तो वो बहुत कष्टदायक होता है। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे जिनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी इसे भले ही अपनी स्ट्रेटजी के रूप में देखती हो, लेकिन किसानों की जान की कीमत पर कोई स्ट्रेटजी नहीं बन सकती। और इस आदेश को यदि उत्तराखंड की राजनीति के परिप्रेक्ष्य के रूप में समझें तो भारतीय जनता पार्टी को कोई रिलीफ नहीं मिलने जाने वाली। जो आक्रोश लोगों में बरकरार था वो आज भी बरकरार है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादों में चल रहे तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। पीएम के इस ऐलान से
देश प्रदेश की राजनीति में हलचलें तेज हो गई है। साथ ही चुनाव से ठीक पहले अब कांग्रेस को केंद्र के खिलाफ नए मुद्दे ढूंढने पर विवश कर दिया है। वहीं पीएम के फैसले के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। है बहुत बड़ी जीत है, ये किसानों की जीत है, इन लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत है जिन्होंने तानाशाही रवैया अपनाने वालों को मजबूर किया कि वो इन कानूनों को वापस लें, और ये कानून वापस हुए हैं। ये उन लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत है जो कि एक संघर्ष में भी विश्राम वो करती हैं, संघर्ष पे जो है जिनकी भरोसा है, जिनका पूरा संघर्ष में ही जीवन व्यतीत हुआ है, ऐसे लोगों की जीत है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इससे जो है कांग्रेस को, जो कांग्रेस का स्टैंड था वो सही साबित हुआ है। तो ये डर है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में डर है कि इससे जो है इसका विपरीत असर ना हो, इसलिए उन्होंने हड़बड़ाहट में जो है इस कदम को उठाने का प्रयास। कर्नल अजय कोठियाल ने मुख्यमंत्री धामी को चुनौती दी है। रोजगार पर खुली बहस के लिए आमंत्रण दिया है। कर्नल अजय कोठियाल ने ट्वीट करके ये चुनौती दी है। जगह और समय भी बताएं मुख्यमंत्री धामी, तो ट्विटर पर लिखा है कि जगह और समय बताएं, मैं तैयार हूं। कर्नल अजय कोठियाल बहस के लिए तैयार है, ये लिखा उन्होंने। बहस के दौरान हम बताएंगे रोजगार के तरीके। आपको बता दें, उन्होंने लिखा है डिबेट के बाद उत्तराखंड का युवा खुद तय करेगा किसके पास उसके भविष्य के लिए एक अच्छा विजन है। तो आपके सीएम पद के उम्मीदवार हैं कर्नल कोठियाल, और उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चुनौती दी है और कहा है कि समय और जगह बताएं, मैं इस चुनौती देता हूं और मैं बहस के लिए तैयार हूं, और डिबेट के बाद उत्तराखंड का युवा खुद तय करेगा कि वोट उनके भविष्य के लिए अच्छा विजन किसके पास है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को होगा, जिसकी जानकारी उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि भराड़ीसैंण में दिसंबर माह में 2 दिवसीय सत्र आहूत किए जा रहे हैं। इसको लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सभी जरूरी व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। तो आपको बता दें, ये 2 दिनों का सत्र होगा जो भराड़ीसैंण में होगा, और इसकी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, तैयारियों की तस्वीरें हैं, और ज़रूरी जो व्यवस्था है उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल ये दिसंबर महीने में 2 दिन का ये सत्र आहूत किया गया है, और इसी को लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में ज़रूरी व्यवस्थाओं की तैयारियां चल रही हैं। तो दिसंबर में ये 2 दिनों का खास सत्र बुलाया गया है, और इस सत्र में क्या कुछ खास होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। तो 2 दिनों का ये सत्र आहूत किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने भराड़ीसैंण में दिसंबर महीने में 2 दिवसीय सत्र आहूत करने की जानकारी दी है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि तमाम तैयारियां भी की जा रही है। तो उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी है कि 2 दिनों का ये जो गैरसैंण है वहां पर 7 और 8 दिसंबर को विधानसभा का सत्र है, और ये सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल दिसंबर में 2 दिनों का ये सत्र है, इसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, सरकार की तरफ से जानकारी मिली है कि 7 और 8 दिसंबर को भराड़ीसैंण गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा। निश्चित रूप से हम लोग तो पहले से तैयार हैं, और ये भी स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि ठंडा भी होगा, लेकिन हम सारी व्यवस्था वहाँ करेंगे। हमने अपनी तैयारियाँ प्रारंभ कर दी हैं, क्योंकि एक बार ये सत्र थोड़ा पहले होने की संभावना लग रही थी, लेकिन हम तैयारियों में जुटे हैं, और निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा ये सत्र, चूँकि ऐसा भी अनुमान है कि इस कार्यकाल के अंतिम सत्र भी। और देहरादून से अहम खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पिथौरागढ़ का दौरा है। कल सुबह 10:15 पर बरेली एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। MI-17 हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे।
दरअसल सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कल पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। 13 जिले और 70 ब्लॉक से होकर ये सैनिक सम्मान यात्रा गुजरेगी। 7 दिसंबर को देहरादून में सैनिक सम्मान यात्रा का समापन होगा। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल होंगे। तो कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल होंगे। 13 जिले और 70 ब्लॉक से होकर ये सैनिक सम्मान यात्रा गुजरेगी। तो सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा निकाली जानी है। 7 दिसंबर को देहरादून में इस यात्रा का समापन होगा। कांग्रेस छोड़कर 2017 में बीजेपी में शामिल हुई केदारनाथ विधानसभा प्रत्याशी शैला रानी रावत का पत्रकारों के सामने दर्द छलक उठा। उन्होंने हार के लिए अपनों को जिम्मेदार ठहराया। शैला रानी ने कहा कि उनकी नैया अपनों ने ही डुबोई। कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही उन्हें हार का मुंह दिखा दिया, जिस कारण कांग्रेस को जीत हासिल हुई। ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी को लेकर अभी कोई निर्णय और कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो करूंगी, लेकिन ये है कि ये तो पार्टी को देखना है भाई कि अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। आज वो करेंगे, कल दूसरा करेगा, तो हमारा विधायक कैसे आएगा? और विधायक बहुत बड़ी ताकत होता है किसी क्षेत्र के विकास के लिए। विधायक व्यक्ति नहीं हारता है, क्षेत्र हारता है, और मैंने बहुत महसूस किया है उसका। मुझे आज भी बहुत मलाल है। पार्टी का जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे और हर की पैड़ी में गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य की कामना की। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सुख समृद्धि आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा के लिहाज से पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 32 सेक्टर्स में बांटा गया है। करीब 1,500 पुलिस बल मेले में तैनात है। लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए इन सभी को यहां पर तैनात किया गया है। इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ था और लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता ये है कि आज जब गंगा में डुबकी लगाई जाती, स्नान किया जाता है, तो सारे पाप धुल जाते हैं और उनकी जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि आती है। नौ जोन और 32 सेक्टर्स में मेला क्षेत्र को बांटा गया है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जहां आस्था की डुबकी लगाई जाती है, वहां पर मेलों का भी आयोजन होता है और ऐसे में अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं और खासकर हरिद्वार में पूरे देश और विदेश से लोग आस्था की डुबकी लगाने यहां खास तौर पर पहुंचते हैं। तो काफ़ी संख्या में लोग जब पहुंचते हैं, जनसैलाब यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस बल को तैनात किया गया है और 9 जोन और 32 सेक्टर्स में मेला क्षेत्र को बांट दिया गया है ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो। और भीड़ ज़्यादा होती है तो भगदड़ ना मचे। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम इंतज़ाम किए जाते हैं। तो गंगा घाट पर जन सैलाब उमड़ा। सुबह से ही लोग गंगा घाट पर स्नान करते हुए नजर आए। पुलिस प्रशासन ने यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर हर की पैड़ी पर हजारों दीप जलाने के साथ आतिशबाजी भी की गई। मान्यता है कि इस दिन देवता दीपावली मनाने आते हैं धरती पर। देव दिवाली के मौके पर हर की पैड़ी पर पहुंचे हजारों श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि हर की पैड़ी पर आकर उन्हें काफी अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है और खुशी मिलती है। खड़े हैं और जहां भागीरथी माँ हमारे साथ आप देख रहे हैं, हमारे जो गंगा सभा के अध्यक्ष जी हमारे साथ है, हमारे महामंत्री जी हमारे साथ है, सभापति जी हमारे साथ है। तो आज हमने ये गंगा सभा के ऑफिस में बैठ कर ये निर्णय लिया है कि अगले साल जो है पूरे भारत में हम एक संदेश देना चाहते हैं कि दीप दिवाली खाली बनारस में नहीं पूरे भारत में मनाई जाएगी। आज ये हमारा प्रस्ताव जो है, हमारा जो अध्यक्ष महोदय हमारे है, महामंत्री जी हमारे, सभापति जी हमारे है, सबसे वार्ता हुई है और पूरे भारत में जहाँ हमारे मंदिर है, जहाँ हमारी गंगा यमुना सरस्वती जहाँ भी बहती है, छिपरा हो कोई भी नदी हो, वहाँ पे जो है दीप दिवाली मनाई जाए। दिवाली और इगास पर्व के बाद नरेंद्र नगर की पट्टी खुईली के बमण गांव में ढोल दमाओं की थाप और जागर गायन के साथ भव्य पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले पांडव नृत्य का आयोजन 11 गांवों के सामूहिक प्रयासों के
बमण गांव में सदियों से ये चला आ रहा है और इस बार भी यहां पर 9 दिनों तक यह आयोजन चलेगा। खुशहाली के लिए सदियों से आई हुई इस परंपरा को जीवित रखने के लिए सभी क्षेत्रवासियों का सहयोग निरंतर मिल रहा है और आज से हमने इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें सभी क्षेत्रवासी सहयोग कर रहे हैं। 7-8 ग्राम सभाएं सम्मिलित हैं। निवेदन है कि अपने इस इष्ट के यज्ञ में शामिल हों, जो हमारे प्रवासी बंधु हैं वो भी अपने इष्ट के यज्ञ में शामिल हों, संस्कृति को भी बचाएं और अपना गांव घर में भी खुशहाली आएगी, क्योंकि जब हम लोग घर आएंगे, जो लोग गांव छोड़ के चले गए हैं, अपने इन यज्ञों में शामिल होना आप सबके लिए शुक्र होगा, घंटागण की कृपा बरसेगी। निवेदन है कि अपने इस इष्ट के यज्ञ में शामिल हों, जो हमारे प्रवासी बंधु हैं वो भी अपने इष्ट के यज्ञ में शामिल हों, संस्कृति को भी बचाएं।